हेलो बच्चों, शुरू करते हैं मेरे साथ हेलो एल्केन और हेलो एरीन। और जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग आज जो शुरू कर रहे हैं वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन तो जो और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कॉमन नेम ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स का जो बेसिकली जो कॉमन नेम है वो एल्किल हैलाइड है, लेकिन हम इसमें कुछ प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं लाइक एन का, आइसो का, नियो का, सेक का, टर्ट का। तो हमें बेसिकली यही समझना है कि हम इनका यूज़ कब करेंगे और कहाँ इनका यूज़ होगा। इन स्ट्रेट चेन हैलोएल्केन्स प्रीफिक्स यन इज़ यूज्ड इन कॉमन नेम्स। अगर हमारा कोई स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, वो स्ट्रेट चेन हैलोएल्केन है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एज ए प्रीफिक्स यन को यूज़ करते हैं, एन यानी नॉर्मल। तो यहाँ पर यन को यूज़ किया जाता है। अब जैसे आप एग्जांपल देख रहे हो, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम से एक स्ट्रेट चेन आपका हैलोएल्केन है, जिसमें टर्मिनल पे एक्स लगा हुआ है, हैलोजन लगा हुआ है। क्लियर? तो इसका अगर नाम लिखेंगे तो एल्किल हैलाइड के अकॉर्डिंग इसमें 6 थे, तो 6 का जो 6 कार्बन एटम है तो बिलोंग करेगा हेक्स है, यानी ये हेक्स हो गया। तो एल्किल की तरह इसको हेक्सिल लिखा जाएगा। अब ये हो जाएगा हेक्सिल हैलाइड। अब हैलाइड डिपेंड करेगा कि यहाँ क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, इस तरीके से हो जाएगा। तो स्ट्रेट चेन है, लास्ट में यहाँ हैलाइड लगा है, इसका नाम हो जाएगा एन हेक्सिल हैलाइड। ये उसका लाइन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी आप काउंट करो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, हेक्सिल हैलाइड हुआ, नॉर्मल हेक्सिल हैलाइड। अब देखो बेटा, बात करते हैं ब्रांच चेन हैलोएल्केन की। तो जो है इन जो भी आपके ब्रांच चेन हैलोएल्केन होते हैं, इन ब्रांच चेन हैलोएल्केन्स प्रीफिक्स आइसो आर एंड नियो यूज इन कॉमन नेम्स। वहाँ पर आप प्रीफिक्स के लिए किसका यूज़ करते हो? एज अ प्रीफिक्स में आप आइसो और नियो का यूज़ करते हो। कब आप आइसो का यूज़ करते हो? अब अगर आपके उस जो भी आपका हैलोएल्केन है उसमें अगर सी एस थ्री होल ट्वाइस सी एच, सी एस थ्री का, ये देखो सी एस थ्री का होल ट्वाइस सी एच देख रहे हो ना, ये अगर ये ग्रुप उसमें किसी टर्मिनल पर है, सी एस थ्री का होल ट्वाइस सी एच ग्रुप अगर उसमें है, तो आप वहाँ पर आइसो लिखते हो। ये देखो एक ब्रांच ऐसा है, ये अब ये सी एस थ्री ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पर ये ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, सी एस थ्री का होल ट्वाइस सी एच दिख रहा है, तो वहाँ पर आप आइसो यूज़ करोगे एज ए प्रीफिक्स। अब यहाँ अगर आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए हेप्ट आता है, तो एल्किल हैलाइड के बिहाफ पर वो हेप्टिल हो जाएगा, हेप्टिल हैलाइड हो जाएगा। अब आगे आइसो लग जाएगा क्योंकि ये वाला ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। अब अगर आपका जो हैलोएल्केन है उसमें सी एस थ्री का होल थ्राइस सी, सी एस थ्री का होल थ्राइस सी, ये ग्रुप अगर कहीं पर प्रेजेंट है, उसमें कहीं क्या टर्मिनल पर अगर ये ग्रुप आ रहा है आपके, तो आप उसको क्या लिखोगे? वहाँ पे आप प्रीफिक्स के लिए क्या यूज़ करोगे? नियो यूज़ करोगे। अब देखो यहाँ पर कुल मिलाकर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 ना 5 6 कार्बन एटम है, तो 6 के लिए हेक्स और हेक्स के लिए हेक्सिल हैलाइड हो जाएगा। अब लिखा जाएगा नियो हेक्सिल हैलाइड। तो समझ में आ गया होगा कि इफ सी एस थ्री का होल ट्वाइस एच ग्रुप इज प्रेजेंट इन हैलोएल्केन, then we use iso as a prefix, and if cs3 का whole thrice c group is present in haloalkane, then we use neo as a prefix, हम वहाँ भी यूज़ करेंगे। सबको आया होगा समझ में आता? अब देखो, जैसे इसको ऐसे समझो कि ये सपोज़ करो कि ये एक स्नेक है और इस स्नेक ने अपने माउथ से एक हैलोजन पकड़ रखा है, और अब ये अगर यहाँ पे ये इसकी टेल ऐसे पूँछ है, एक ही पूँछ हो ऐसे, तो वहाँ पर वो नॉर्मल होगा। अब अगर ये जाकर इसकी दो पूँछ ऐसे, दो टेल ऐसे क्रिएट हो जाए वहाँ पे पहुँच के ऐसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आइसो हो जाएगा। और ये ऐसे लास्ट में पहुँच के टर्मिनल पर अगर ऐसे देखो, ये मुंह से इसने हैलोजन पकड़ा हुआ है, अब यहाँ पर इसके ऐसे जो है वो तीन तीन जो है वो टेल क्रिएट हो जाए, तो जहाँ पर टर्मिनल में ऐसे ही एक ही पूँछ रहेगी वो नॉर्मल है, जहाँ पर टर्मिनल में जाकर के दो पूँछ हो जाएगी वो आइसो है, और जहाँ पर टर्मिनल में जाकर के तीन पूँछ ऐसा जैसा बन जाए तो वो आपका क्या है? नियो है। अब अगर ये स्नेक दिमाग में रहेगा तो मेरी बात दिमाग में रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम सेक और टर्ड का यूज़ कब करते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो सी बॉन्ड एक्स का कार्बन एटम है, ये जो है वो टू कार्बन एटम्स को डायरेक्टली क्या कर रहा है? डायरेक्टली इसी से अटैच है। इफ द कार्बन एटम ऑफ सी बॉन्ड एक्स इज डायरेक्टली अटैच विद द टू कार्बन एटम, देन इट कॉल्ड सेकेंडरी मोनोहैलोएल्केन। तब आप उसे सेकेंडरी मोनोहैलोएल्केन बोलते हो। तो ये आपका एक सेकेंडरी मोनोहैलोएल्केन है, इसलिए यहाँ पर प्रीफिक्स के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? सेक यूज़ किया जाएगा।
अब यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है। तो 5 के लिए पेंटिल आता है, तो हो जाएगा सेक पेंटिल हैलाइड। यानी आपके हैलो एल्केन में जो सी बॉन्ड एक्स का कार्बन है, अगर वो 2 कार्बन एटम को सीधे जो है मतलब सीधे जुड़ा हो उनसे, तो उसे आप सेकेंडरी, आप उसे 2 डिग्री या सेकेंडरी, या उसी को हिंदी में द्वितीयक बोलते हैं, तो आप उसे द्वितीयक मोनो एल्केन बोलते हो या सेकेंडरी है बोलते हो। और इस तरह का अगर है वहाँ पर, तो वहाँ पे सेक का यूज़ किया जाएगा। अब देखो टर्शीरी में क्या होता है कि इफ़ द सी बॉन्ड एक्स कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच विद द 3 कार्बन एटम्स, यानी आपके जो सी बॉन्ड एक्स का कार्बन एटम है, अगर वो 3 कार्बन एटम से सीधे जुड़ा हो, अगर वो इस तरीके से ऐसे जुड़ा होता है, तो उसे आप तृतीयक यानी टर्शीरी, उसे तृतीयक आप जो है वो मोनो हैलो एल्केन बोलते हो। तो यहाँ पर ये क्योंकि एक ही एल्केन है तो मोनो बोलेंगे इसको, तो ये आपका तृतीयक मोनो हैलो एल्केन, इसलिए टर्ड का यूज़ होगा। समझ में आ रहा होगा। यानी जहाँ पर सेकेंडरी होगा सेक यूज़ होगा, जहाँ पर टर्शीरी होगा वहाँ टर्ट यूज़ होगा। आ रहा होगा समझ में। अब अगर उसके इस लाइन स्ट्रक्चर को भी यहाँ पर भी देखें, तो जो सी बॉन्ड एक्स का कार्बन है वो 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, तो ये आपका सेक इसलिए कहलाया सेक पेंटिल हैलाइड। क्यों कहलाया? क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 का जो 5 के लिए पेंट आता है, तो कहलाया सेक पेंटिल हैलाइड। क्लियर बच्चों। अब देखो यहाँ पे अगर आप गौर करो, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 है ना, और ये 6 हो गया। 7 के लिए क्या आएगा? हेप्ट आता है, तो ये हेप्टिल हैलाइड हो गया। अब इसमें टर्शीरी है। टर्शीरी का मतलब यह है कि जहाँ पर सी बॉन्ड एक्स का जो कार्बन है वो 3 कार्बन एटम को डायरेक्टली उनसे जुड़ा हो, उनसे अटैच हो, तो टर्शीरी है, इसलिए टर्ट आ गया, टर्ट हेप्टिल हैलाइड। तो यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आई होगी। अब इस पर बेस हम लोग कुछ एक्सरसाइज करें तो कॉन्सेप्ट और ही बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में आप देख रहे हो यहाँ पे जो सबसे पहला है वो एक स्ट्रेट चेन है, और इस स्ट्रेट चेन में आप देख रहे हो टर्मिनल पे एक्स लगा हुआ है। तो सबसे पहले चलो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 के लिए ब्यूट आता है, तो ये ब्यूटिल हैलाइड होगा हमारा। और अभी कहलाएगा एन ब्यूटिल हैलाइड, ये कहलाएगा एन ब्यूटिल हैलाइड कहलाएगा बेटा। क्लियर। अब उसके बाद जरा यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है यहाँ पर, 5 के लिए पेंट आएगा, और ये स्ट्रेट चेन है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा यन 1 2 3 4 5 है, यन पेंटिल हैलाइड कहलाएगा। क्लियर बेटा। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 1 2 3 4 है ना, और ये देखो यहाँ पर ऐसे करके CH3 ऐसे लगा हुआ है, तो ये आपका आइसो आ गया ना, CH3 का होल ट्वाइस CH ग्रुप यहाँ पे आ गया। तो जहाँ पे आइसो आ जाता है वहाँ पे क्या लिखते हो आप? दो नंबर कार्बन एटम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 के लिए पेंट, यानी ये हो गया पेंटिल हैलाइड हो गया, ये हो गया हमारा पेंटिल हैलाइड। अब इसमें यहाँ पे आपका CH3 का ऑल ट्वाइस CH ग्रुप है, तो आगे क्या लगेगा? आइसो लग जाएगा, आइसो पेंटिल हैलाइड ऐसे करके लिखा जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 का जो 6 के लिए हेक्स आएगा, यानी हो जाएगा हेक्सिल हैलाइड हो जाएगा। अब ये हेक्सिल हैलाइड हो गया। अब आगे देखो आइसो ग्रुप है, तो यहाँ पे आइसो लग जाएगा, तो आइसो हेक्सिल हैलाइड हो गया। ठीक है। यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 है, 6 के लिए हेक्स आएगा, तो ये हेक्सिल पहले लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे पहले हेक्सिल हैलाइड लिख देते हैं बेटा, ये हमने हेक्सिल हैलाइड लिख दिया। अब देखो यहाँ पर जो है वो आपका CH3 का होल थ्राइस C ग्रुप है, यानी यहाँ पे नियो ग्रुप है, तो नियो हेक्सिल हैलाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस C लगा हुआ है, तो ये ऑलरेडी CH3 का होल थ्राइस C का मतलब ही हो गया कि नियो लगा हुआ है। अब कितने कार्बन एटम काउंट करते हैं, तो 3 तो इसी में हो गए, CH3 के होल थ्राइस में 3 इसी में हो गए, क्योंकि होल थ्राइस लगा हुआ, तो 3 कार्बन एटम इसी में हो गए, तो 3 इसमें हो गए, 3 हो गया। और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 के लिए हेप्ट आता है, तो पहले तो हम लोगों ने लिख दिया हेप्टिल हैलाइड लिख दिया, चलो लिख दिया। अब आगे आपका नियो लगा है, क्या हो जाएगा? नियो हेप्टिल हैलाइड हो जाएगा। अब तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, तो ये कौन सा हुआ? हमारा 2 डिग्री हो गया। अब जहाँ पे 2 डिग्री हो जाता है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? वहाँ पे सेक लगा कर लिखोगे, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 है, 6 के लिए क्या आएगा? हेक्सिल आएगा। अब ये हमारा हेक्सिल हैलाइड हो गया बेटा। अब आगे क्या लगा देना है? सेक लगा देना है।
इसी तरीके से अब यहाँ पर देखो ये जो कार्बन है, सी बॉन्ड एक्स का जो कार्बन है वो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये भी हमारा 2 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए हेप्ट आता है तो ये हो जाएगा हेप्टिल हैलाइड, ये हेप्टिल हैलाइड हो जाएगा। और अब इसमें आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आगे यहाँ पे सेक आ जाएगा ना, यहाँ पे सेक आ जाएगा, सेक हेप्टिल हैलाइड हो जाएगा। अब जरा इस कार्बन एटम को आप देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है और ये मेथिल लगा ना, ये भी कार्बन एक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये मेथिल का मतलब CH3 लगा है, यहाँ पे ऐसे CH3 लगा है तो एक कार्बन ये भी हुआ, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, 7 के लिए हेप्ट आएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हेप्टिल हैलाइड लिखेंगे, पहले हेप्टिल हैलाइड लिख दिया। अब देखो ये जो कार्बन है वो 1 2, देखो ये 1 2 और ये 3, ये वाला CH3 3 से अटैच है तो 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री के हो गया तो क्या लिखेंगे, टर्ट लिखेंगे, यानी टर्ट हेप्टिल हैलाइड हो जाएगा। अब यहाँ भी देखो आप काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 के लिए क्या आता है, पेंट आता है, हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटिल हैलाइड लिखेंगे, राइट। अभी पेंटिल हैलाइड लिख दिया। अब ये जो कार्बन है 1 2 3 से डायरेक्टली अटैच है तो ये 3 डिग्री वाला हुआ तो यहाँ पे टर्ट आएगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपका 2 डिग्री होगा सेक आएगा प्रीफिक्स में, जहाँ 3 डिग्री होगा कार्बन वहाँ पर आपका टर्ट आएगा। और यहाँ आपको याद, ये टर्मिनल पर अगर आपको CH3 का होल ट्वाइस CH मिलता है तो आइसो, और CH3 का होल थ्राइस 3 मिलता है तो वहाँ पर नियो आएगा बेटा। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी समय हम लोग कॉमन नेम ऑफ हेलोरीन को भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे का IUPAC नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब देखो कॉमन नेम ऑफ हेलोरीन आता है तो जनरली क्या है कि जो हमारे हेलोरीन हैं उनके लिए जो हम फार्मूला, मगर वो मोनो है, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है। कैसे हैं, अगर वो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो हमारा बेंजीन रिंग है उससे कोई एक ही हेलोजन एटम जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूट जुड़ा हो, आकर के मतलब H को रिप्लेस करके जुड़ा हुआ हो। तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ एक क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ एक ब्रोमीन जुड़ा है, यहाँ एक आयोडीन जुड़ा है, तो ये आपके मोनो हेलोजन डेरिवेटिव हो गए। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम क्या होगा, आयोडोबेंजीन। तो हमारा ट्रिक जो चलेगा वो क्या चलेगा, हेलोबेंजीन चलेगा। अब इसी हेलो की जगह पर क्लोरो आ जाएगा, इसी हेलो की जगह ब्रोमो आ जाएगा, इसी हेलो की जगह पर आयोडो आ जाएगा। अब अगर आज ये डाई हेलोजन डेरिवेटिव होगा तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव के केस में क्या करेंगे, तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव होने पर हम यहाँ पर प्रीफिक्स के लिए आर्थो, मेटा और पैरा का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, आर्थो, मेटा और पैरा का। तो जान लो ये वाली पोजीशन क्या है, आर्थो है, ये वाली पोजीशन मेटा है, ये वाली पोजीशन पैरा है। तो देखो पहले से ब्रोमीन था तो ये पहले ब्रोमोबेंजीन था, अभी आर्थो पर एक आ गया तो इस अब 2 आ गए तो डाई लग जाएगा, लिखा जाएगा आर्थो डाई ब्रोमोबेंजीन। ये पहले से ब्रोमोबेंजीन था, अभी मेटा पर एक ब्रोमीन और आ गया तो 2 हो गए तो क्या लिखा जाएगा, मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन लिखा जाएगा। ये पहले से ब्रोमोबेंजीन था, अभी एक पैरा की पोजीशन पर आ गया तो क्या लिखा जाएगा, पैरा डाई ब्रोमोबेंजीन लिखा जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देख रहे हो कि ये सब जगह यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। तो IUPAC में तो हम इनको क्या कहते हैं, पोजिशनल नंबर के साथ लिखते हैं, लेकिन अगर इस तरह का है तो इसका कॉमन नेम है सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमोबेंजीन, इस तरह लिखा जाता है। ठीक बच्चों, अब देखो इसका कुछ एक्सरसाइज भी हम लोग 1-2 कर लेते हैं ताकि इसका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे बेंजीन का वो डेरिवेटिव था, ऐसे ही हमारा टालुइन है बेटा ये। अब इस टालुइन में अगर आर्थो की पोजीशन पर एक क्लोरीन ऐसे यहाँ पे आकर के लग जाए तब इसका नाम हो जाएगा आर्थोक्लोरोटालुइन, ये हो जाएगा आर्थोक्लोरोटालुइन। अब देखो बेटा अगर यहाँ आज मेटा की पोजीशन पर आकर के लग जाए तब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेटाक्लोरोटालुइन, टालुइन। और उसके बाद अगर यहाँ पैरा की पोजीशन पर लग जाए तब क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरोटालुइन। अब इसी को आप चाहे तो O से दिखा सकते थे, केवल यम से दिखा सकते थे, इसे P से, यानी O हाइफन ना क्लोरोटालुइन, M हाइफन बात वही है क्लोरोटालुइन, एंड P हाइफन क्लोरोटालुइन।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये टॉलिन है और ये टॉलिन के डेरिवेटिव्स हैं। जब आर्थो पर आया तो आर्थोक्लोरोटॉलिन, जब मेटा पर आया मेटाक्लोरोटॉलिन, और जब पैरा पर आया तो पैराक्लोरोटॉलिन।